मैं तेज कदमों से ऑफिस की ओर बढ़ती जा रही थी। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ ही साथ मुझे ऑफिस भी समय पर पहुंचना है। यदि मैं अकेली होती तो अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था कहीं पर भी कर लेती अथवा कुछ भी रूखा सूखा खाकर जीवित रह लेती। लेकिन घर में माँ पापा हैं, उनके लिए भी कुछ करना है। एक तो बूढ़ा शरीर, ऊपर से उम्र जनित बीमारियां, उनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था करके उनके लिए दवा इत्यादि रखकर उन्हें समझा कर आने में मुझे कभी कभी ऑफिस पहुंचने में देर होने लगती है। वैसे तो उसी घर के आधे हिस्से में मेरे बड़े भैया राजीव अपने परिवार के साथ रहते हैं। एक ही घर में साथ रहते हुए भी माँ पापा से उनका रिश्ता औपचारिकता मात्र ही है। वो अलग रहते हैं, उनका किचन अलग है, घर का आंगन एक ही है। उस आंगन में सबका आना जाना लगा रहता है। यदि माँ पापा उन्हें आंगन में दिख जाए और कुछ बातें करने का राजीव भैया की इच्छा हो जाए तो वे इधर उधर की बातें जैसे वातावरण, महंगाई जैसी निरर्थक परेशानियों पर हल्की फुल्की बातचीत कर लेंगे। लेकिन माँ पापा के स्वास्थ्य, उनके सुख दुख व उनकी ज़रूरतों की बात कभी नहीं पूछेंगे। अपने ही माता पिता से बातें करने की इच्छा राजीव भैया की कम ही होती है। भैया आंगन में दिख जाते हैं तो पापा कैसी कातर व आशा भरी नज़रों से उन्हें देखने लगते हैं। राजीव भैया भी कभी व्यस्त रहते हुए तो कभी व्यस्तता का आवरण ओढ़े हुए चुपचाप अपने माता पिता की अनदेखी करके आंगन में अपना काम करके अपने कमरे में जाते हैं। इन पारिवारिक परेशानियों व व्यवस्थाओं से जूझते हुए मैं प्रतिदिन ऑफिस पहुंचती हूँ। ऑफिस पहुंचकर घर की समस्याओं को दरकिनार करके काम में मैं व्यस्त हो गई। व्यस्तता कुछ कम हुई तो अपने लक्ष्य विहीन जीवन के विषय में सोचते सोचते मैं बीते दिनों की स्मृतियों में विलीन होने लगी। कितने सुंदर दिन थे वे दिन जब मैं कॉलेज जाती थी। बचपन कुछ कदम पीछे गया था, वह किशोरावस्था यौवन की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। यहाँ इसी छोटे से शहर के कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया गया था। घर में सब मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। मैं पढ़ने में ठीक थी, साथ ही घर के कामों को करने में माँ की सहायता करती। किचन के काम भी सीख गई थी। पापा को मुझसे बड़ी आशाएं भी थी कि पढ़ लिख कर मैं आत्मनिर्भर बनूंगी तथा सुखी जीवन व्यतीत करूंगी। वर्ष दर वर्ष बीतते जा रहे थे। मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। मेरे पापा मुझे उच्च शिक्षा दिलाकर आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। मैं भी उनके सपनों को पूरा करना चाहती थी। पूरे मनोवेग से पढ़ाई में रुचि ले रही थी। सचमुच कितने सुखद थे वे दिन। मैं नगर बस से कॉलेज जाती थी। बस में मेरे कॉलेज के साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियां भी मिल जाते। सब आपस में खूब बातें हंसी मजाक करते हुए कॉलेज आते जाते। वे दिन भी क्या दिन थे। किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई चिंता नहीं। समय की नदी में बहते जल की सरलता से वे दिन व्यतीत होते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इन्हीं सुखद लम्हों से मिलकर जीवन बना है। बस यही जीवन है। मुझे याद है वे दिन। मैं दुबली पतली, सामान्य लंबी तथा गेहुए रंग की लड़की थी। लंबे बालों की 2 चोटियां बांधकर सलवार कमीज पहनकर मैं कॉलेज जाती थी। मेरी साथी सहेलियां मेरी सादगी युक्त सौंदर्य की प्रशंसा करती थी। उनकी नज़रों में मैं अत्यंत आकर्षक लगती थी। वे प्रतिदिन मेरी तारीफ में कुछ न कुछ कहा करती थी। मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं स्वयं को साधारण रंग रूप वाली लड़की ही मानती थी। कदाचित मैं अपना आकलन कर रही थी। ऐसा ना होता तो वह प्रतिदिन बस में आते जाते मेरी ओर क्यों आकर्षित होता। वह भी बस से ही ऑफिस आता जाता था। उस समय मुझे उसका नाम नहीं पता था, ना ही ज्ञात करने की इच्छा। वह गोरे रंग का लंबा आकर्षक युवक था। यदा कदा बस में दिखाई देता था। मैं जब भी उसकी तरफ देखती वह मुझे अपलक मेरी ओर देखता मिलता।
उसे यूं अपनी तरफ देखता पाकर मैं सकुचा जाती व चुपचाप बैठी रहती। धीरे धीरे वो प्रतिदिन मुझे मेरी बस में मिलने लगा। ना जाने उसने मुझ में क्या देखा, वह मेरी ओर आकर्षित हो चुका है। इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब वह बस में मेरे ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे बस से उतरने तक वह मेरे पीछे खड़ा रहा। फिर तो वह प्रतिदिन बस में मेरे पीछे खड़ा रहता तथा मुझे देखता रहता। एक दिन मेरे बस से उतरते ही वह भी मेरे पीछे पीछे कॉलेज के पास उतर गया, जबकि वह उसी बस से आगे तक जाता था। बस से उतरते ही उसने अत्यंत शालीनता से मुझे पुकारा तथा मुझसे मेरा नाम पूछा। मैं किसी अजनबी को अपना परिचय क्यों बताती? मैं आगे बढ़ गई, वह वहीं खड़ा रह गया। इन सब बातों से निर्विकार मैं अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह पहले की तरह बस मुझे दिखता रहा। मैं अपनी सहेलियों के साथ बातें करती रहती या बस की खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों से तारतम्य जोड़ लेती। उसकी तरफ से अनजान होने की कोशिश करती। इसके लिए मैं प्रकृति को अपना साथी बनाती। प्रकृति तो मुझे बाल्यावस्था से ही अपनी ओर आकर्षित करती थी। सड़क के दोनों ओर फैले हरे भरे खेत मुझे मखमली कालीन के सदृश लगते और उनमें बनी सर्पीली पगडंडियां कालीन में बने अद्भुत चित्र के समान। मैं प्रकृति के मनोरम सौंदर्य में स्वयं को आत्मसात कर लेती। सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध रूप से उगे शीशम, पलाश, आम, अमलतास व ढाक के वृक्षों पर ऋतुओं का आना जाना व उनका प्रभाव देखती। वृक्षों व ऋतुओं के संबंधों में मुझे पूरा दर्शन शास्त्र समाहित नजर आता। समय के साथ ऋतुओं का आगमन व प्रस्थान होता रहा। मेरे शिक्षा सत्र भी समापन की ओर बढ़ चले। वह युवक भी बस मुझे दिखता रहता, मेरे पीछे खड़ा रहता। धीरे धीरे मुझे उसको देखने की आदत सी होने लगी थी। कभी भीड़ के पीछे उसके अदृश्य होने की स्थिति से मेरे आंखें उसे ढूंढ लेते। मार्च का महीना शुरू होने वाला था। वार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी थी। कॉलेज में मेरा ये अंतिम वर्ष था। मैं पूरे मनोवेग से पढ़ाई में लगी थी। पहले की तरह मैं उस दिन भी बस से उतरकर कॉलेज के गेट की ओर बढ़ रही थी। सहसा किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी। मैंने पलट कर देखा, वो ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैं चौंक सी गई। मेरे चौंकने का कारण ये था कि उसे मेरा नाम कैसे पता हो गया। मैंने गुस्से भरी सवालिया नज़रें उस पर डाली। वह सकपकाकर मेरी ओर देखते हुए बरबस बोल पड़ा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके वाक्य पूरे भी ना हुए थे कि मैं तेज स्वर में उसे डांटने लगी। मेरा गुस्सा देखकर वह चुप हो गया था। मैं बोलती चली जा रही थी। ना जाने क्या क्या कह दिया था मैंने उसे उस दिन। प्रत्युत्तर में वह सिर्फ इतना ही बोल पाया था, माफ़ कीजिएगा। मैं कॉलेज चली गई। इस घटना के बाद भी वह कॉलेज आते जाते बस में मुझे मिलता रहता। परीक्षाएं समाप्त होने वाली थी। मेरे सभी प्रश्न पत्र अच्छे हो रहे थे। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर विचार कर रही थी। मेरे जीवन में फ़िलहाल वक्त कोई अन्य लक्ष्य नहीं था। मैं आगे की शिक्षा जारी रखते हुए नौकरी हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मन बना चुकी थी। उधर माँ पापा मेरे ब्याह की चर्चा कर रहे थे। जल्दी ही एक दिन वह भी आ गया जब मेरा ब्याह निश्चित कर दिया गया। शादी निश्चित होते ही नौकरी कर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अधूरा रह गया। आगे बढ़कर कुछ कर पाने का जो सपना मैं जी रही थी, जिसके लिए माँ मुझे प्रेरित भी कर रही थी, वह युवावस्था तक आते आते समाप्त क्यों हो गया? उनकी क्या मजबूरी थी? राजीव भैया भी तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें किसी ने नहीं रोका, फिर मुझे क्यों रोक दिया गया? माँ के घर में मैं अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाई थी। मुझे याद है कॉलेज के दिनों की वो बात, जब एक बार मेरी कुछ सहेलियों ने छुट्टियों में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी। मेरी भी इच्छा थी उन सबके साथ फिल्म देखने की,
मैंने माँ से जाने के लिए पूछा तो माँ ने कहा, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, ये सब शादी के बाद करना। उस दिन के लिए तो माँ ने अनुमति दे दी, लेकिन मैं दोबारा कभी भी माँ से ऐसी किसी बात के लिए पूछने का साहस नहीं जुटा पाई। उन्होंने मेरा विवाह तय कर दिया था और उसमें मेरे माँ पापा द्वारा मेरी सहमति असहमति पूछने का सवाल ही कहाँ उत्पन्न होता। लड़की की इच्छा जानने की आज्ञा समाज कहाँ देता है। मेरे द्वारा प्रतिरोध करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। मेरा विवाह संपन्न हुआ, लेकिन इसी समाज में रहने वाले मेरे ससुराल के सामाजिक प्राणियों ने, जिनमें मेरे पति भी सम्मिलित थे, सब ने जब दहेज के लिए मुझे भीषण प्रताड़ना दी और तब मेरे माँ पापा को ये एहसास हो पाया कि उनसे भूल हुई है। काश वे मुझे आगे बढ़ने के कुछ अवसर और देते, मैं आत्मनिर्भर हो पाती। इसे भाग्य का लिखा कहे कि मानवीय भूल, जिसका मूल्य अब मुझे अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने जीवन की तिलांजलि देकर चुकाना है। मेरे माँ पापा मेरी दुर्दशा देखकर टूट गए। उन्हें इतना आघात लगा कि उनकी वृद्धावस्था, जो कदाचित कुछ विलंब से आती, जल्दी से उनकी ओर बढ़ने लगी। मैं ससुराल में रहकर दुर्बलता व बीमारियों का शिकार हो रही थी। धीरे धीरे मैं अपनी शिक्षा भूल रही थी। किताबें व पेन मेरे लिए अजनबी हो रहे थे। समाज का कोई भी व्यक्ति मेरी इस दुर्दशा का साक्षी न था। मैंने ससुराल में रहने का, समायोजित होने का अथक प्रयत्न किया, लेकिन मैं टूट गई। मेरी सहनशक्ति जवाब दे गई। एक दिन माँ पापा की दहलीज पर आकर दोबारा खड़ी हो गई। माँ पिता व राजीव भाई सब ने मुझे सहारा दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं पुनर्जीवित हुई और नौकरी के लिए कोशिश करने लगी। धीरे धीरे इन सब में व्यस्त होकर अपना अतीत किसी बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करने लगी। मैं वो बेगाना शहर छोड़कर अपने शहर में आ तो गई, जहाँ की हवाएं, पेड़ पत्ते, मौसम सब कुछ जानी पहचानी सी थी। लेकिन अकेलेपन के क्षणों में मेरे दिल में एक सवाल बार बार उत्पन्न होता कि क्या यह शहर मेरा है? क्या ये समाज एक लड़की को पिता का शहर, पिता का नाम अपनाने की स्वीकृति देता है? यदि नहीं देता है तो क्यों? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहता। मैं दोबारा नौकरी के लिए कोशिश करने लगी। जी जान से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगी। मेरी मेहनत रंग लाई। ऊपर वाले को भी मुझ पर दया आ गई। मेरे जीवन में खुशी के कुछ पल आए जब मेरा चयन नौकरी के लिए कर लिया गया था। मेरे आत्मविश्वास में कुछ वृद्धि हुई। कम से कम मैं अब आर्थिक रूप से सबल थी, किसी पर बोझ नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी प्रथम नियुक्ति इसी शहर में हुई। कदाचित मुझे जीवन में अभी और संघर्षों का सामना करना था, क्योंकि राजीव भैया विवाह के बाद माँ पापा से अलग हो गए, जबकि बेटे होने के कारण माँ पापा ने उन पर स्नेह की विशेष कृपा की थी। आर्थिक रूप से भी राजीव भैया को सबल बनाया था। फिर भी उनके व्यवहार में ना जाने कहाँ से परायापन समाता चला जा रहा था। मैं पापा का एकमात्र सहारा बन गई थी। मेरा लक्ष्य विहीन जीवन और कठोर संघर्ष देखकर माँ पापा भी दुखी हो जाते, लेकिन मैं यंत्रवत जिए जा रही थी। अब तो तलाकशुदा जीवन जी रही थी। वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता जा रहा था। एक दिन राघव मुझे दोबारा बस स्टैंड पर खड़ा दिख गया। मैं ऑफिस जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वह मेरी ओर बढ़ा ही था कि मैंने उसे अनदेखा करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। दरअसल मैं उसके प्यार का तिरस्कार कर शर्मिंदा थी और उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मेरा नाम तो उसने उसी समय पता कर लिया था, लेकिन उसका नाम मुझे जीवन के इस दूसरे दौर के मुलाकात में ज्ञात हो पाया, राघव। उसके नाम में भी मुझे उसी जैसा आकर्षण व शालीनता की अनुभूति होती। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझसे मुखातिब होकर बातें करने लगा। इन बीते वर्षों के दरमियान ऐसी बहुत सी बातें थी जो मुझसे पूछना चाहता था, मैं बताना चाहती थी।
उसने अनेक बातें पूछी, वो मैंने बताई भी। उसने मुझे फ़िक्र ना करने के लिए कहा। मुझे वह अपना सा लगने लगा था। वह स्नेहिल आँखों से मुझे देखता रहा, उसी प्रकार जैसे कॉलेज के दिनों में भावपूर्ण नेत्रों से मुझे चुपचाप देखता रहता। उसकी आंखें वही थी, लेकिन मैं बदल गई थी। मैं उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन वह मैं नई नौकरी व बूढ़े माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी। राघव मेरे आसपास ही रहता। उसने बताया कि उसका भी विवाह तय हो गया था, लेकिन उसने वह रिश्ता तोड़ दिया है। क्यों? क्या कारण है? मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ न सकी। मैं उसके योग्य अब नहीं हूँ। मैं तो एक परित्यक्तता हूँ। रूढ़िगत समाज की योग्यता अयोग्यता के ये पैमाने उसके कदमों को मेरी ओर आगे बढ़ने देंगे? लेकिन राघव उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए मेरे माँ पापा से मिलना चाहता है। मेरे सामने अनेक सवाल खड़े हैं। मैं स्त्री हूँ और स्त्री का एक गुण है संवेदनशीलता और मानवता। मैं सोचती हूँ मेरे विवाह करके कहीं और बस जाने के उपरांत मेरे माँ पापा का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? माँ से पूछने पर वह कहती हैं कि मैं उनकी चिंता ना करूं। राघव अविवाहित है। क्या उनका परिवार और हमारा समाज उन्हें एक परित्यक्तता से विवाह की अनुमति देगा? क्या वह इस समाज के कटु प्रहारों के सामने खड़ा रह पाएगा? कहीं समय के थपेड़ों से वह डगमगा गया तो? आज इन सभी सवालों के जवाब उसे राघव से जानने हैं। वो ऑफिस के कामों को जल्दी से निपटाने लगी। उसने सोच लिया है, आज जब मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकलूंगी तो राघव से इन सभी सवालों के जवाब पूछूंगी। शाम को राघव उसे बस स्टैंड पर इंतज़ार करता मिला, हमेशा की तरह। मैंने उसके सामने अपने दिल में पल रहे अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। मेरी बातें सुनकर वह मुस्कुराता रहा। कुछ क्षणों के बाद वह मुझसे बोला, इतने दिनों में क्या तुमने मुझे इतना ही जाना है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में बदल जाऊंगा? ऐसा नहीं हूँ मैं तो आज भी वही खड़ा हूँ जब मैंने तुमसे तुम्हारा नाम भर पूछा था और तुम ही मुझे प्रतीक्षारत छोड़कर आगे बढ़ गई। मुझे तुम्हारे जीवन में आने वाली दुखद परिस्थितियों का आभास था। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था कि मैं अविवाहित रहूंगा। जब भी तुम्हें संबल की जरूरत होगी तुम मुझे पाओगी। राघव ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। जब ससुराल में मेरी शिक्षा योग्यता को दरकिनार करते हुए दहेज के चंद पैसों के लिए मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, इन आंसुओं को मैंने उन दिनों से रोक रखा था। जब ससुराल से वापस पापा के घर आते ही मेरे राजीव भैया ने अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ते हुए बूढ़े माता पिता को तिरस्कृत कर मेरे सहारे कर दिया था। मेरे इन आंसुओं को राघव के अपने सबल हाथों ने अपनी हथेली पर रोक लिया है। मैं भाव शून्य सी ये समझने में असमर्थ हो रही हूँ कि अपनी इस दुर्दशा का दोष किसे दूं? कदाचित स्वयं को। काश मैं उस समय प्रतिरोध करने की हिम्मत कर पाती जब मेरे माँ पापा ने मेरी इच्छा के विपरीत मेरा विवाह कर दिया था। मैं अब ये साहस करूंगी। मैंने सोच लिया है। राजीव भैया को भी उनके उत्तरदायित्व का बोध कराऊंगी। मैं चल पड़ी हूँ राघव के साथ अपने घर की ओर। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है उपेक्षा। कावेरी की ममता का आयोग उसके भीतर हिलोरे ले रहा था, जिसके फलस्वरूप वह सातवें आसमान पर विचर कर रही थी। अपने बेटे अभिषेक और बहू स्वाति के पास वो पहली बार अमेरिका आ रही थी। बहू के 9वां महीना चल रहा था। कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। हमारे भारत में तो लिंग परीक्षण करवाना निषेध है, लेकिन इन्होंने तो यहाँ होते हुए भी परीक्षण नहीं करवाया था। कहते हैं कि पहला बेबी है, कुछ भी चलेगा। आप दादा दादी बन रहे हैं और हम माँ बाप। फिर भी कावेरी के मन में एक हसरत जन्म ले रही थी, काश बेटा हो जाए। फिर सोचा, क्या उसकी सोच ठीक है? उसने तो कभी बेटे बेटी में फर्क नहीं समझा था। वह एक नए जमाने की स्त्री थी, तो क्या वह अतीत में चली गई है? अपनी बिन सिर पैर की सोच पर उसे हंसी आ गई।
अपनी सास व माँ की उम्र की होते ही उसकी सोच भी वैसे ही चलने लगी थी। शायद तभी तो वो मंगलवार को सिर धोने का साहस नहीं कर पाती, गुरुवार को घर में कपड़े नहीं धुलने देती, वह शनिवार को घर में घी तेल नहीं लाने देती थी। अभिषेक के पापा इन बातों को पसंद नहीं करते थे। वो कहते हैं कि पुराने लोगों की बातें उनके साथ खत्म हो गई है, आप अपनी सोच को बदल लो। लेकिन पढ़ लिख कर भी हमारी जड़ों में रूढ़िवादिता भरी ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी कई बातें हमें घुट्टी में पिला दी जाती है। शायद तभी तो बहू के लिए देसी घी की पंजीरी बनाकर कावेरी साथ लाई थी। ना मालूम आज की मॉडर्न बहू खाए या ना खाए, लेकिन हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक हर सुबह दूध के साथ पंजीरी खाई जाती है। देखें इन मान्यताओं को कितना मान मिल पाता है अमेरिका में रहते बच्चों से। खैर इसी ऊहापोह व विचारों की कड़ियों ने कावेरी को सफ़र का पता ही नहीं चलने दिया। वह लॉस एंजलिस पहुंचकर भी तरोताज़ा दिख रही थी। दूर से अभिषेक को अपनी ओर आते देखकर मम्मी का चेहरा खिल उठा। उसे गले लगाते ही मानो सफ़र के 24 घंटे हवा में उड़ गए। मम्मी की आंखें छलछला आई। ममता की पैनी नज़र ने भाप लिया कि दोनों थके थके से लग रहे हैं। अपने देश में तो ऐसे हाल में बहुएं नखरे करती हैं कि काम नहीं होता, चला नहीं जाता, लेकिन बाहर वे नौकरी के साथ साथ घर का भी पूरा काम स्वयं करती हैं। मम्मी के आ जाने से उन दोनों को राहत मिली। वह घर का एकाकीपन भी दूर हुआ। कावेरी के भीतर भी ममत्व का सागर उमड़ रहा था। वो बहू को हर तरह का आराम देने का प्रयत्न करती। स्वाति ने भी प्रश्नचित्त हो सास को बेबी नर्सरी दिखाई, जिसमें 4 रंगों की सजावट थी। उसने बताया कि इसे रेज़ल डेज़ल थीम कहते हैं। वैसे लड़की के होने पर पिंक और लड़के के होने पर ब्लू नर्सरी सजाई जाती है। बच्चा होने के पहले कोई दोस्त या रिश्तेदार बेबी शावर या पार्टी देकर सबको बुलाकर बच्चे का सामान गिफ्ट करते हैं। इस सामान की लिस्ट रजिस्टर की जाती है। निमंत्रण पत्र पर स्टोर के नाम व सामान की लिस्ट उनकी कीमत के अनुसार दे दी जाती है। जिस दोस्त ने जितनी कीमत का सामान उपहार में देना है वे वहाँ से ले लेते हैं। ये स्टोर बच्चा होने पर उसी के अनुरूप सामान बदल भी लेते हैं। कावेरी को ये सब बातें दिलचस्प लगी। बेबी शावर उसे गोद भराई के समानांतर ही लगा। कावेरी की अनजानी हसरत पूरी हो ही गई। वक्त आने पर वह नन्हे आरव की दादी बनी। वह यह जानकर हैरान हुई कि कार सीट के बिना आप बच्चे को अस्पताल से घर नहीं ले जा सकते, और अगर कार सीट ठीक नहीं लगी तो $500 फाइन देना पड़ता है। ये अमेरिका का सख्त कानून है। हमारी तरह गोद में लेकर कार में नहीं बैठ सकते। खैर ढेरों फोन आ जा रहे थे। कावेरी का मन करे कि घर में बाजे बजे, खुसरे नाचे और लोग बधाई देने आए। उसे स्वयं पर हंसी आ रही थी। आज वो अपनी सास जैसी हो रही थी। वैसे अभिषेक के दोस्त व उनके परिवार फूल गुब्बारे व गिफ्ट लिए बधाई देने आ रहे थे, पर उसे सभी अपने याद आ रहे थे। परदेश में उनकी कमी बहुत खटक रही थी। वैसे इंटरनेट पर सबको आरव की पिक्चर्स भेज दी गई थी। सुबह सबके उठने से पहले ही कावेरी किचन का काफ़ी काम निपटा लेती थी। अभिषेक तैयार होकर ही कमरे से बाहर निकलता और बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाता था। कावेरी का दिल रो उठता, लेकिन उसे अब ऐसी ही आदत हो गई थी। वैसे रात को गर्मा गर्म खाना मिलने पर उसका चेहरा प्रफुल्लित हो उठता। इसी में कावेरी का मातृत्व संतुष्ट हो जाता। उस पल अभिषेक के पापा आलोक जी को अकेले छोड़कर 7 समुंदर पार आना सार्थक हो जाता। एक दिन स्वाति ने पूछा, मम्मी ये ऑफिस टेबल खाने के कमरे में कैसा लगेगा? बेबी नर्सरी में ठीक नहीं लग रहा है। कावेरी ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। जब रात को अभिषेक खाना खाने बैठा तो बिन बुलाए मेहमान की तरह ऑफिस टेबल को खाने के कमरे में देखकर हैरान हो पूछ बैठा कि यह टेबल यहाँ क्या कर रहा है। छूटते ही स्वाति बोली, मम्मी ने कहा यहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ आरव की नर्सरी में जगह कम है। तभी अभिषेक गुस्से से बोला, मम्मी आप चैन से क्यों नहीं बैठ सकती? कावेरी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। हकीकत बताने को कावेरी मुंह खोलने ही लगी थी कि देखा बेटा खाना खा रहा है, कहीं खाना बीच में ही ना रह जाए। ये सोचकर वह चुप ही रही। सोचा कोई बात नहीं। स्वाति ने उसकी आड़ लेकर अपने मन की बात कर ली। उधर मौके का फायदा उठाकर स्वाति दुगने जोश से पूछने लगी,
आइसक्रीम विद केक चलेगी ना? उस रात कावेरी स्वाति की चालाकी पर सोचती बेचैन रही, ठीक से सो भी नहीं पाई। स्वाति कमरे की दीवारों के भीतर ही आरव को नहला धुलाकर दूध पिलाकर सुला देती। कावेरी आरव को गोद में लेने के सपने संजोती रह जाती। बेबंद कमरे को खटखटाना तो वैसे ही स्वाति को पसंद नहीं था। भीतर से आरव के रोने की आवाज आने पर कावेरी तड़प जाती थी। स्वाति के बदले हुए व्यवहार एवं बेरुखी से उसे इस घर में अपनापन नहीं महसूस होता था। स्वाति अधिकतर कमरा बंद ही रखती। कावेरी कहती कि तुम नहा धो लो, मैं आरव को संभालती हूँ, लेकिन वह उसे सुलाकर ही नहाती। शाम को अभिषेक के घर आते ही उसे थमा देती कि अब तुम अपने हिस्से का संभालो। तब वह माँ को पकड़ा देता। आरव को बाहों में लेते ही कावेरी का रोम रोम खिल उठता। होठों से मातृत्व लोरियों के रूप में प्रस्फुट होने लगता। माँ के इस रूप को देखकर अभिषेक मंद मंद मुस्कुराता। सारे दिन में बस यही कुछ पल कावेरी को पोता खिलाने के मिलते थे। रात को बिस्तर पर अकेली पड़ी कावेरी सोचती कि उसका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर भी पुत्र के मोह की मारी यहाँ पड़ी है। दुख का कारण मोह ममता ही तो है। उसे अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना होगा। यहाँ के लोगों का रहन सहन व उनकी सोच हमसे भिन्न है। कावेरी जिस दिन अमेरिका पहुंची थी उसी दिन स्वाति ने जो तौलिया उसे नहाने के लिए दिया था वो पुराना घिसा हुआ किनारे से फटा हुआ था। पहले तो कावेरी दूसरा तौलिया मांगने लगी, फिर कुछ सोचकर उसने उसी से नहा लिया। अगले दिन दूसरा फ्रेश तौलिया मांगने पर स्वाति ने कहा कि रात को धुलने के बाद सुबह आपको यही मिल जाएगा। कावेरी ने सरलता से कहा कि घर में मेहमान को हमेशा अच्छा तौलिया देते हैं, जैसे आपके हैं, घिसा हुआ नहीं देते। तभी स्वाति तपाक से बोली थी कि वे तो घर की हैं, मेहमान थोड़े ही हैं। तब कावेरी उसकी फुर्ती व हाजिर जवाबी की कायल होकर रह गई थी। वह तभी बाहर लॉन में जाकर बैठ गई थी। उसे लगा था धूप कुछ गीली सी हो गई है। मन पर हल्का सा बोझ आ गया था। स्वाति की शॉपिंग की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसकी भरपाई उसे अपना तौलिया निकाल कर करनी पड़ी थी। अब 50 पाउंड के अटैची में कितना कुछ समा सकता है। खैर, इतनी छोटी सी बात पर मूड क्या खराब करना, यह सोचकर वह नॉर्मल हो गई। छोटी छोटी बातें होती ही रहती, लेकिन कावेरी अभिषेक को कभी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन कावेरी ने अपना एक सूट हाथ से धो लिया क्योंकि उसका रंग निकलता था। बाहर सूखने डालने को ले जाते हुए लिविंग रूम के कालीन पर कुछ बूंदे पानी की टपक गई। सामने सोफे पर बैठी स्वाति जोर से चिल्ला उठी, क्या करती हैं आप? पता नहीं लगता सारा कारपेट खराब हो गया है। ये कोई इंडिया है? अभिषेक भी पास बैठा कुछ पढ़ रहा था। माँ का चेहरा देखते ही वह सकपका गया, बोला कि कोई बात नहीं, आराम से बात करो। पर माँ के अहम को ठेस लगी थी। वो बाहर धूप में सूट डालने के बाद वहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठी रही। उसकी मन की चोट आंखों की कोरों से आज फिर बह निकली थी। गीली कोरों से सब और धुंधला दिखाई दे रहा था। वह अपने घर के आंगन की यादों के घेरे में लिपटी सांझ का धुंधलका छाने तक वहीं बैठी रह गई थी। कई कई बार कावेरी खाना नहीं खाती थी, पर उन दोनों को पता नहीं चलता था। अब तो स्वाति की हरकतें असहनीय होती जा रही थी। वह गाजर मटर की सब्जी बनाने लगी तो स्वाति ने उसके सामने से गाजरें उठाकर फ्रिज में रख दी। केवल 2 गाजरें देकर कहा कि अपने लिए बना लो, बस हम नहीं खाएंगे। कावेरी को लगा उसके दिल में दर्द हो रहा है। स्वाति से उसे ऐसा व्यवहार कभी भी अपेक्षित नहीं था। उसने कुछ भी नहीं बनाया, एक केला खा लिया। देखती क्या है कि स्वाति फ्रीजर से सामान निकाल कर बर्गर बना रही है, साथ में सूप का टीन काट कर सूप गर्म करके ले रही है। अधिकतर अब वह ऐसा ही करती, कभी पास्ता, कभी चाइनीज़, कभी सैंडविच बनाती। वो स्वयं ही खा जाती। वो जानती थी कि कावेरी मॉडर्न है, सब कुछ खाती हैं, पर उसने कभी औपचारिकता निभाने को भी कावेरी को खाने को नहीं पूछा था। अब ऐसे माहौल में तो किसी का भी रहना मुश्किल है, सो कावेरी का भी अब और ठहरना मुमकिन नहीं था। वैसे वह अपने पति व बेटी को फ़ोन पर यही कहती कि उसका मन खूब लग गया है। इतने ढेर सारे पैसे खर्च करके वह इतनी दूर बच्चों की मदद के लिए आई थी, किस मुंह से वह जल्दी वापस जाए। उसने देखा कि ये लड़कियां बहुत चुस्त हैं, इन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, ये पति से पूरा काम करवा लेती हैं।
यहाँ का कल्चर उन्हें यही सिखाता है कि बच्चा दोनों की बराबर जिम्मेवारी है, जबकि यह कल्चर यहाँ बहु विवाह के कारण पनपा है। सारा सारा दिन घर में अपनी सोच को अपनी सखी सहेली बनाकर अकेले पड़े रहना व बहू का बंद दरवाज़ा देखते रहना, आखिर ऐसे कैसे वक्त कट सकता है। स्वाति तो भीतर टेलीविज़न पर अपने पसंद के प्रोग्राम देखती रहती थी। कावेरी को इनके प्रोग्राम्स नहीं भाते थे। उसने सोचा बहुत हो गई। उसने अभिषेक से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा, वह वापस जाएगी। सुनते ही स्वाति बोली, मेरी मम्मी अगले महीने आ रही हैं, कुछ दिन हम मैनेज कर लेंगे, आप माँ की टिकट करा ही दो। कावेरी ने राहत की सांस ली। अपने अंतस में बहते ममता के झरने पर उसने बांध लगा लिया। अभिषेक ने सोचा कि अब माँ को थोड़ा घुमा दिया जाए, वह शॉपिंग करा दी जाए। अगले ही दिन शनिवार था। वो माँ को हॉलीवुड साइन एवं हॉलीवुड टाउन डाउन घुमाने ले गया। वहाँ से गलेरिया मॉल से शॉपिंग करके वेबर बैंक एले के पीएफ चैंग से चाइनीज़ फूड खाकर शाम को घर लौटे। आते ही स्वाति उन पर बरस पड़ी। तुम्हें फालतू के कामों के बीच ध्यान ही नहीं रहता कि अपना बच्चा कितना रो रहा होगा। हद है तुम्हारी लापरवाही की। सुनते ही अभिषेक दोषी महसूसने लगा। स्वाति ने तो खैर क्या पूछना था कि कहाँ रहे या क्या लाए, जैसे कोई मतलब ही नहीं। कावेरी सामान लेकर कमरे में जाकर धम से बैठ गई। आदर ना सही तिरस्कार सहना नहीं हो पाता किसी से। आदर ना सही तिरस्कार सहना नहीं हो पाता किसी से भी। उसने सोच लिया कि बच्चों का प्यार मृग मरीचिका है, इसके छल से बचना ही होगा। 2 दिनों बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर अभिषेक के पापा ने उसका निस्तेज चेहरा देखा। कुछ नहीं बोले, मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। जरा रुकना कहकर कावेरी ने अपनी पर्स से पासपोर्ट निकालकर उसे फाड़कर पास पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया और मुस्कुराती हुई उनके साथ होली। वे भी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके आवेग को शांत व स्थिर होते हुए देख रहे थे। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।